स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपकी एंकर के क्रिजानियो सोलो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। आगामी 13 मई को होने वाला है चुनाव के चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान होगा। गौरव तलब है कि कल का फोकस उत्तर प्रदेश पर होगा, जहां कुल मिला के 13 सीटों के लिए चुनाव होने वाला है। ये 13 सीटों का चुनाव होगा शाहजहां, खीरा, दोराहारा, हरदोई, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में। अभी हम जुड़ेंगे हमारे राज्य प्रमुख शिव कृपाल जी से इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। हेलो कृपाल जी। जी शिव कृपाल, क्या आप हमें बता सकते हैं कि 13 मई को होने वाले चौथे चरण के चुनाव के महत्व पर अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं क्या आप, विशेष रूप से 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बड़े संख्या में सीटों को देखते हुए? जी बिल्कुल, जैसा कि 13 मई को यानी कि कल चौथे चरण का चुनाव होना है और ये जो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में अगर हम देखें तो तकरीबन 10 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में ये कुल 96 सीटों पर चुनाव होना है कल, जिसके लिए कल अगर देखें कल शाम को ही प्रचार प्रसार थम गया था। यानी शनिवार को 6 बजे तक इसके लिए अब जो भी प्रचार प्रसार थे वो सब थम गए थे। इन 96 सीटों में उत्तर प्रदेश में कुल तकरीबन 13 सीटें हैं और इन 13 सीटों पे कल 13 मई को उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होगा। इन चुनाव में जो 13 सीट है उनमें खासकर शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच है। इनमें सबसे मजे की बात इस बार यह है कि जो ये 13 सीटों पे चुनाव होना है, इनमें से तकरीबन 4 सुरक्षित सीट है यानी रिजर्व सीट है। रिजर्व सीट की अगर हम बात करें तो शाहजहांपुर रिजर्व सीट है, हरदोई रिजर्व सीट है, मिश्रिख रिजर्व सीट है, इटावा रिजर्व सीट है और बहराइच रिजर्व सीट है। तो ये तकरीबन इस बार जो 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, इनमें 4 नहीं बल्कि 5 सीटें सुरक्षित सीटें हैं। इसमें इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश में खासकर जो उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग है उसके जो अंतर्गत जो चुनावी प्रशासन है वो सब अपनी कमर कस चुके हैं, क्योंकि कल का जो चुनाव है वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि ये वो सीट है जो उत्तर प्रदेश की मध्य में आती है। अगर हम चाहे 13 जो जिलों की अगर हम बात करें तो ये अगर हम केंद्र मान लें लखनऊ को, तो लखनऊ से ये तकरीबन पश्चिम की तरफ की ये सीटें हैं और इसमें तमाम सीटें ऐसी हैं जो मध्य में आती है। तो ये अपने आप में यहाँ पे जो भी इसके पहले चुनाव हुआ था उसमें देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दमखम से चुनाव लड़ा था और कई सीटें ज्यादातर सीटें ये जीत कर आई थी और इनमें से लगभग कोई ऐसी सीट नहीं है जिस पर कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव न जीता हो। जी शिव कृपाल, 96 सीटें दाव पर होने के साथ चुनाव के नेताओं को आकर देने में महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र कौन से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? अब इसमें देखें तो जैसे 96 जो सीटों पर चुनाव होना है वो तो पूरे 10 राज्यों में होना है, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिन 13 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें जैसा कि हमने बताया कि खासकर जो मध्य क्षेत्र इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज, बहराइच सहित 13 जो जिले आते हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और यहाँ पर इस बार जो लड़ाई है और जो लड़ाई देखी जा रही है उसको देख के ऐसा लगता है कि जो मतदाता है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने के लिए है। और कानपुर सीट इसमें अगर हम देखें तो जो लखनऊ के करीब में है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कानपुर में कल जिस तरह की रैली परसों उन्होंने राहुल गांधी और कन्नौज में एक मंच से साझा करते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जिस तरह का मंच से भाषण किया है और उस भाषण को देखते हुए जिस तरह से उन्होंने ललकारा है भारतीय जनता पार्टी को और जिस तरह के दावे किए हैं और चैलेंज किया है कि इस बार को जो है प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी नहीं बन सकते, लिख के ले लो। ये अपने आप में राहुल गांधी का जो ये बोलना है बहुत बड़ी बात है, और इससे क्या असर होगा और कैसा रोल अदा करेंगे यहाँ के मतदाता, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। क्योंकि जो ये 13 सीटें हैं, इन 13 सीटों में पिछली बार इससे अगर देखा जाए तो चाहे वो सीतापुर हो, वहां से भारतीय जनता पार्टी आई थी, शाहजहांपुर, खीरी, उन्नाव, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज, बाराई, सब जगह से, यानी कि 13 की 13 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर रखी थी। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी कितना रिटेन कर पाती है और कितना इंडी गठबंधन का जो ये गठबंधन हुआ है, और जिसमें कांग्रेस और खासकर जो समाजवादी पार्टी है, ये क्या इसमें कर सकते हैं, कितना गुण खिला सकते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। रहा सवाल जो सुरक्षित सीटें हैं, क्योंकि इन 13 सीटों में 5 सीटें सुरक्षित सीटें हैं, इन सुरक्षित सीटों पर भी अगर देखा जाए तो एक तीसरी पार्टी के रूप में जो है बहुजन समाज पार्टी सुरक्षित सीटों पर अपना क्या दमखम दिखा पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। शिव कृपाल, कल के चुनावों में उत्तर प्रदेश पर फोकस को देखते हुए क्या आप राज्य में लड़े जा रहे 13 सीटों के महत्व के बारे में विस्तार से बता सकते हैं हमें कुछ? हाँ, मैं दरअसल आपको वही बता रहा था कि जो ये महत्व है इन 13 सीटों का उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये जो 4th फेज है, जैसा कि अभी आपने देखा कि 3 फेज के चुनाव हो गए, तो उन 3 फेज के बाद जब ये 13 सीटों के और 4थे फेज में चुनाव होगी, तो उत्तर प्रदेश लगभग अपने एक तरह से कहा जाए कि 50% क्रॉस कर जाएगी। तो अब ऐसे में ये 4th फेज का चुनाव जैसे ही संपन्न होगा और इस 4th फेज में जो निकल के मतदाता आएंगे और मतदाता जिस तरह का वोट करेंगे, उसको देखते हुए अब ये लड़ाई ये समझ ली जाएगी कि यहाँ से लड़ाई किसके हक में जा रही है। इस 4th फेज ये डिसाइड कर देगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की लहर कितनी काम की है या फिर नहीं की है। तो कुल मिला के ये 13 सीट बहुत ही डिसाइडिंग है, और ये 13 सीट से ही डिसाइड हो जाएगा कि जो ये 5th फेज में चुनाव जाएगा या चुनाव के जो परिणाम आएंगे, उस परिणाम की क्या दशा और दिशा होगी। तो अभी आप इसके महत्व को ऐसे भी समझ सकती हैं कि न केवल 96 सीट, पूरे अगर हम कंट्री की बात करें तो 10 राज्यों में जो ये चुनाव हो गया, 10 राज्यों की अगर हम बात करें तो जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, यूपी है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है और जम्मू कश्मीर है। तो इन 10 राज्यों में अगर हम देखें तो यूपी के साथ साथ, जैसे यूपी में पिछली बार 64 सीट पे भारतीय जनता पार्टी थी, अब इस बार इन 13 सीटों को अगर ये नहीं गंवाती है तो जाहिर है वो अपने को बरकरार रख सकती है। लेकिन अगर इन 13 सीटों को वो कहीं न कहीं गंवा देती है और उसके हाथ में नहीं आते हैं इन 13 सीटों में से 13 सीटें, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जोखिम भरा है। क्योंकि अगर हम इसके साथ ही अन्य राज्यों की बात करें तो जैसे बिहार था, बिहार में 40 में यानी 40 में 39 पाए थे, यानी 39 सीट पे गेन था भारतीय जनता पार्टी का आउट ऑफ 40 बिहार में। इस बार बिहार में इस 4th फेज में 5 सीटों पे चुनाव होना है, वैसे ही यूपी में 13 सीट पे जैसे चुनाव होना है। तो 13 सीट जो मध्य की है और इसको ये माना जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कल मतदाता किसके निशान पर मुहर मारते हैं। जी शिव कृपाल, क्या उत्तर प्रदेश में कोई विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र है जैसे कि शाहजहांगढ़, खीरा या दोराहारा जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है, या जहां तेवर प्रतिस्पर्धा देखने की उम्मीद है? हाँ, निश्चित रूप से अगर हम देखें तो जो यहाँ इन 13 सीटों में सबसे इम्पोर्टेंट है खुद शाहजहांपुर, क्योंकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से पिछले कई चुनावों से उसका बोलबाला देखा जा रहा है। उसी तरह से धौरहरा सीट भी है। धौरहरा सीट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो कैबिनेट मिनिस्टर है, PWD मिनिस्टर हैं जितेंद्र प्रसाद, वो वहाँ से हमेशा से जीत के आते रहे हैं, वहाँ के MP रहते रहे हैं, वहाँ से विधायक भी रहते रहे हैं इनके लोग, इसलिए धौरहरा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ साथ
अगर हम उन्नाव की बात करें तो उन्नाव सीट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो लखनऊ के करीब है और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बोलबाला था। कई चुनाव से वहां पे बोलबाला है। उन्नाव में क्या कर पाएंगे, ये भी बड़े दिलचस्प होगा देखने वाली बात। सबसे दिलचस्प जो चुनाव होना है वो है कन्नौज, क्योंकि कन्नौज सीट सबसे इम्पोर्टेंट है। कन्नौज से सपा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं और इंडी गठबंधन के बड़े घटक दल हैं। तो ऐसे में जो कन्नौज की सीट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में जो कल 13 सीटों के चुनाव होने हैं। क्योंकि इन 13 सीटों में अगर कन्नौज की सीट में भी अगर देखा जाए तो एक तरह से लाज लगी हुई है समाजवादी पार्टी की भी, इंडी गठबंधन की भी। यहाँ से कोई अगर खता होती है, कोई ऊंच नीच अगर हो जाती है, कहीं अगर अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव हार जाते हैं तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा झटका होगा इंडी गठबंधन के लिए। हालांकि वहां पर कन्नौज में ऐसा बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो लड़ाई है वहां पर कांटे की टक्कर है कन्नौज में। क्योंकि कन्नौज सीट अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण इस 13 सीटों में हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़े नेता इंडी गठबंधन के जो हैं वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव स्वयं इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जी शिव कृपाल, इन 13 सीटों के महत्व को देखते हुए राजनीतिक दल और उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए किस तरह से रणनीति बना रहे हैं? अगर हम रणनीति की बात करें तो जो थर्ड फेज के चुनाव जब संपन्न हुए तो जैसा कि आपने देखा फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंटिन्यूअस जो है देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज गिरता रहा। इसको देखते हुए सभी दलों ने अपने अपने तरीके से फोर्थ फेज में मतदाताओं को घर से निकलने के लिए तरह तरह के अपने एक एजेंडा में शामिल किया है। तमाम प्रोग्राम बनाया था कि जिसको लेकर लोग अपने हक को, अपने अधिकार को समझे और मताधिकारों का प्रयोग करें। तो इस प्रोग्राम के लिए कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की है इस बार। और इस बार कोशिश अपने सारे कार्यकर्ताओं को लगा दिया है कि जिस तरह के वोटिंग परसेंटेज कम हो रहे हैं उसको देख के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के माथे पर पसीना आ रहा है। यही कारण है कि सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का जो पार्टी काम कर रही है वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बता रखी है कि हर एक बूथ लेवल पर जितने कार्यकर्ता हैं उन सबकी जिम्मेदारी तय कर दी है कि वो लोग घर घर से, हर गांव से, हर घर से जितने वोट हो सके उतना निकालें। ज्यादा से ज्यादा एक आदमी की जिम्मेदारी दी गई है कि एक आदमी कम से कम 10 वोटर्स को उनके घर से निकाल के वोटिंग प्लेस तक ले जाए। और इसी तरह के जो कार्यक्रम है लगभग सभी दल कर रहे हैं। सभी दल ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, लेकिन इसमें वोटिंग परसेंटेज का जो लगातार गिरते रहना है, थर्ड फेज तक जो वोटिंग परसेंटेज गिरता रहा है, इसको देखकर चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं पेश में है। और सबसे ज्यादा जो माथे के बल से पसीना माथे पे आ रहा है वो है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के देखा जाए लिहाज से तो वोटिंग परसेंटेज होना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है और ऐसा माना जाता है कि वोटिंग परसेंटेज अगर कम होता है तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन में होती है, ऐसा हमेशा से लगभग देखा गया है। तो अब ऐसा कहा नहीं जा सकता 100%, लेकिन ऐसा माना जाता है। और यही कारण है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं यानी सत्ता पक्ष की पार्टी है वो ये चाहती है कि वोटिंग परसेंटेज इस फोर्थ पेज में जरूर बढ़े, जैसा कि पिछली बार नहीं बढ़ सका और उसको लेकर बहुत निराशाजनक स्थिति रही वोटिंग परसेंटेज को लेकर। लेकिन इस बार पार्टियां भी चाहती हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े और इसी को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को उन लोगों ने पूरी तरह से देखा जाए तो दमखम के साथ तैयारी कर लिया है। और देखना अब ये है कि फोर्थ फेज में वोटिंग परसेंटेज का क्या असर होता है और किस तरह से ये इस बार वोटर निकलते हैं और उनमें कितना उत्साह है। क्या पहले की तरह उदासीन होते हैं या फिर इस बार अपने उत्साह को दिखाते हैं। जी, क्या आप उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता भावनाओं को प्रभावित करने वाले किसी आर्बिट्री कारक या मुद्दे पर जानकारी प्रदान कर सकते हैं? हाँ, अगर देखा जाए तो जो ये क्षेत्र मैं बता रहा हूँ, जो 13 क्षेत्र हैं, इनमें से ज्यादातर क्षेत्र ऐसे हैं कि जो अभी उस विकास की गति को नहीं देख पाए हैं जो उन्हें देखना चाहिए। तो लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो इन 10 सालों में इन सब जगहों पे
चाहे वो कन्नौज हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो हरदोई हो, चाहे वो उन्नाव हो, औरैया हो या फिर बहराइच हो, हर जगह कहीं ना कहीं विकास की जो एक ट्रेन है, जो विकास की रेल है, उस जगह तक उसको पहुंची जरूर है। तो कुल मिलाकर इस बार जो मुद्दा है वह कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी और विकास को लेकर ही केंद्रित रहने वाली है। हालांकि इसमें कई पार्टी और कई दल तमाम तरह के जात पात, धर्म, जाति और भेदभाव की बातें आ रही हैं, लेकिन जनता पर धर्म जाति को लेकर कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ते हुए देखा जा रहा है। इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि धर्म जातियों से ऊपर उठकर लोग अपने महंगाई और बेरोजगारी और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जागरूक है और इसी मुद्दों पर वो इस बार वोट करने के लिए पूरी तरह से तत्पर और तैयार है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार चाहे लोग जितना भी धर्म और जातियों की बात कर रहे हो, चाहे जिस तरह की सांप्रदायिकता फैलाने की या सांप्रदायिकता करके और ध्रुवीकरण के आधार पर वोट पाने की बात कर रहे हो, तो ध्रुवीकरण का कोई भी गेम इस चुनाव में थर्ड फेज तक तो नहीं चला और मुझे नहीं लगता है कि आगे भी ये चलने वाला है, क्योंकि जनता महंगाई और बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है और इसी गंभीरता को लेते हुए वो आगे भी अपने चुनाव के अपने मतों का, अपने अधिकारों का प्रयोग करेगी। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकती हैं कि इस बार जो चुनावी मुद्दा है वो केवल महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ही केंद्रित है। जी शिवकृपाल, कल के चुनावों में किस प्रकार के मतदान का अनुमान है, विशेषकर उत्तर प्रदेश में? और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस बार सभी दल और चुनाव आयोग और सभी निर्वाचन अधिकारी इस कोशिश में है कि परसेंटेज, जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है वैसा न रहे। फोर्थ फेज में मतदाता अपने घर से निकले और ज्यादा से ज्यादा मतदाता मतदान स्थल तक पहुंचकर अपने मताधिकारों का प्रयोग करें। तो कुल मिलाकर इस बार सभी लोग इस बात को डट कर मुकाबला कर रहे हैं एक तरह से इस बात के लिए कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़े। तब देखना यह होगा कि अब फोर्थ फेज में मतदाता किस तरह की अपनी उत्साह दिखाते हैं, या जैसे कि थर्ड फेज तक चुनाव हुए हैं उनको अगर हम देखें तो वो ज्यादातर 50% में, अगर आप कहें कि मोटा मोटी 45 to 50% जो लोग उदासीन हो गए, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही खतरनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को अपने मतदाताओं को अपने मताधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये एक अधिकार इस तरह का है कि जो आपको बहुत बलशाली बनाता है। इस लोकतंत्र का यही सबसे बड़ा हथियार है और यही आपका सबसे बड़ा उपयोग है, जिससे आप ये उपयोग करके अपने अधिकारों का प्रयोग करके आप अपने को उस मजबूती स्थिति में ला सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग उदासीन रहे थर्ड फेज के चुनाव तक। अब ऐसा माना जा रहा है कि फोर्थ फेज के चुनाव में कहीं ना कहीं जनता बाहर निकलेगी और अपने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएगी। तो माना ऐसा जा रहा है कि जिस तरह के राजनीतिक पार्टियों ने और साथ ही साथ तमाम निर्वाचन अधिकारियों ने कोशिश की है और प्रयास किया है, अच्छा प्रयास किया है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़े और हो सकता है कि इस फोर्थ फेज के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज भी बढ़े। उसका सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि इंडी गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस बार कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि कन्नौज में इस बार वोटिंग परसेंटेज ज्यादातर आपको देखने को मिले। और इसके साथ साथ कानपुर में भी जैसा कि रैली हुआ था और उस रैली में एक साझा कार्यक्रम हुआ था और साझे कार्यक्रम में राहुल गांधी ने जिस तरह से रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर हमलावर हुए थे और जिस तरह ऑफेंसिव तरीके से हमलावर हुए थे, उसको देखते हुए और वहाँ की भीड़ को देखते हुए, वहाँ के उत्साह को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज जरूर बढ़ेगा। जी शिवकृपाल, क्या चुनावों के पिछले चरणों के दौरान कोई उभरती रुझान या पैटर्न देखे गए हैं जो कल के चुनाव की गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से इस बात को आप कह सकती हैं कि ऐसे तमाम मुद्दे हैं, जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा कि कैसे जो है केजरीवाल की रिहाई हुई। अब केजरीवाल की रिहाई 21 दिनों के लिए हुई है। अब सभी इंडी अलायंस के मंचों पर केजरीवाल जी दिखेंगे। अब केजरीवाल का निकलना और केजरीवाल के निकलते ही बीजेपी पर हमलावर होना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं इस बात के भी संकेत हो सकते हैं कि हो सकता है कि
कि उनके भी चुनावी संचालन करने से कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज बढ़े, क्योंकि केजरीवाल के जेल चले जाने के वजह से भी हो सकता है कि जो उनके वोटर्स हों वो बहुत ज्यादा उत्साह न दिखा रहे हों। लेकिन अब एक कारण भी माना जा सकता है कि केजरीवाल के बाहर आने से और उनको मंच से रैली करने से, संबोधन से हो सकता है कि उनके भी संबोधन को मानते हुए तमाम जो वोटर्स हैं वो अपने वोटिंग प्लेस तक जाएं। जी। साथ ही साथ इस बात के लिए भी कहा जा सकता है कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस बार कन्नौज और कानपुर में जो जिस तरह की रैली और जिस तरह के कैंडिडेट्स हैं, उन कैंडिडेट्स के देखते हुए ऐसा लगता है कि इन दो जगहों पर भी चुनाव परसेंटेज जरूर बढ़ेगा। जी जी। इसके साथ ही साथ जो बहराइच का चुनाव है, बहराइच में भी योगी आदित्यनाथ ने गए और जिस तरह से हमलावर हुए विपक्षी दलों पर, उनको देखते हुए जो वहाँ भीड़ थी और जिस तरह के भीड़ में उनका स्वागत किया, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि बहराइच में भी कहीं ना कहीं इस बार वोटिंग परसेंटेज जरूर बढ़ेगा। और कुल मिलाकर आप कह सकती है कि इन सभी मुद्दों को लेकर जो इस समय मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो विकास हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो सुरक्षा हो, इन सभी मुद्दों को लेकर जिस तरह के। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए।